तो दोस्तों वेलकम बैक टू पावर लर्निंग चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्मार्ट जेन कंट्रोलर, स्मार्ट जेन 4020 कंट्रोलर। तो इस कंट्रोलर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कनेक्शंस हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं, सेंसर कैसे कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट कैसे करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इजीली इस कंट्रोलर पे काम कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले किसी भी कंट्रोलर में हमें बैटरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डीसी ऑपरेटेड कंट्रोलर होते हैं। तो इसको सबसे पहले बैटरी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो बैटरी पावर सप्लाई लगाने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2 के आगे लिखा हुआ है बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बी नेगेटिव पे बैटरी का नेगेटिव और बी पॉजिटिव पे बैटरी का पॉजिटिव, और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूज़ का सिंबल दिया गया है। तो वाया फ्यूज़ हम बैटरी का पॉजिटिव लेके नंबर 2 नंबर पे टर्मिनल नंबर पे लगा देंगे। तो इस तरह हमारा जो सबसे पहला काम है बैटरी का वो हो गया कंप्लीट। अब हमारा जो कंट्रोलर है वो पावर अप हो चुका है। तो पावर अप होने के बाद इसके बाद हमें इसके अंदर मज़ीद और क्या क्या लगाना है आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो आगे क्या है, सबसे पहले ज़रूरी होता है एक इंजन को स्टार्ट करने के लिए कि उसका फ्यूल स्विच को ऑन किया जाए। फ्यूल स्विच को ऑन करने के लिए हमें उसके लिए फ्यूल सोलोनाइड रिले लगानी पड़ती है, जो कि कंट्रोलर से एक्टिवेट होती है। और जब कंट्रोलर उसको स्टार्ट कमांड जो भी ऑपरेटर आके देता है तो वो रिले ऑपरेट होती है, फ्यूल की लाइन ओपन हो जाती है और आपके इंजन को फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके कनेक्शन कुछ इस तरह है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिले का सिंबल है। रिले को नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट दे दी गई है बैटरी से, और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो 3 नंबर टर्मिनल से आपके दे दी गई है रिले को। इस रिले के आगे हम अपना फ्यूल सोलोनाइड लगा के इंजन को ऑपरेट कराएंगे। तो आगे चलते हैं। फ्यूल तो ऑन हो गया, फ्यूल आ गया, अब इंजन को घुमाना है। घुमाने के लिए हमें इंजन को क्रैंक करवाना है, यानी उसको सेल्फ स्टार्टर मोटर को ऑन करवाना है। सेल्फ स्टार्टर मोटर को ऑन करवाने के लिए हमें इंजन को क्रैंक करवाना है। तो जैसे ही ऑपरेटर ऑन का बटन दबाएगा तो वैसे ही उसी लम्हे फ्यूल ऑन होगा और उसके साथ क्रैंक जो ऑन होगा। फ्यूल जो है हमारा कंटिन्यूसली ऑन रहेगा जब तक जनरेटर चलेगा, लेकिन क्रैंक जो है हमारा जस्ट 3 से 5 सेकंड के लिए होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्रैंक की जो रिले है उसको हम लगाएंगे नंबर 4 पे, और उसको आगे हम लगा देंगे रिले, और रिले के आगे हम एक ऑटोमोटिव 4 पिन रिले लगाएंगे, जो हमारे स्टार्टर मोटर के ऊपर आप आसानी से देख सकते हैं किसी भी इंजन में। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जहां पे लिखा हुआ है चार्जर डी पॉजिटिव। तो चार्जर डी पॉजिटिव, जैसा कि आप जानते हैं जनरेटर के अंदर एक डीसी डायनामो लगा होता है, जो ड्यूरिंग रनिंग, जो चलते हुए जनरेटर में जब जनरेटर चल रहा होता है उस वक्त उसकी बैटरी को चार्ज करता है और दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनको डीसी पावर सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हमने लगा देनी है चार्ज अल्टरनेटर पे भी आपको एक डी पॉजिटिव का पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ से आपने चार्ज अल्टरनेटर पे डी पॉजिटिव की वायर को लाके लगा देना है। उसके बाद नंबर 6 पे आप देख सकते हैं कि ये वायर जो है सीधी हमारी ग्राउंड से आ रही है। तो यहाँ पे हमने बॉडी का जो ग्राउंड होता है जनरेटर का डीसी, वो लगा देना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है ऑक्सिलरी आउटपुट 1, ऑक्सिलरी आउटपुट 2, 3, 4। ये हमारे पास 4 ऑक्सिलरी आउटपुट्स हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जब इसके प्रोग्राम में जाएंगे वहाँ से आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 11, 12, 13 और 14 नंबर पे 3 सेंसर लगाने हैं यहाँ पे हमने। तो जैसा कि आपको मालूम है हर इंजन के अंदर सेफ्टीज़ होती हैं, तो इसके अंदर भी ऑक्सिलरी सेंसर के ऊपर हम सेफ्टीज़ लगाएंगे। जैसा कि हमारा इंजन टेम्परेचर, जो कि रेडिएटर के ऊपर हमारा इंजन टेम्परेचर स्विच लगा होता है, उसकी वायर जो है वो 13 नंबर पे आगे लग जाएगी, और 14 नंबर पे ऑयल प्रेशर सेंसर की वायर आके लग जाएगी। इसके अलावा 2 हमारे पास एक्स्ट्रा भी हैं जो सेंसर के पॉइंट्स, यहाँ पे हम चाहें तो फ्यूल लेवल सेंसर भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है एनालॉग सेंसर की तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों एनालॉग सेंसर की बात भी हो गई ख़त्म। तो अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है ECU J1939। तो ये और मैग्नेटिक पिकअप, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपका इंजन इलेक्ट्रॉनिक इंजन है तो वहाँ पे आपके इंजन ECU से एक कैनबस केबल आएगी
जो आपके ECU पे लग जाएगी, इस टर्मिनल पे आके लग जाएगी, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हाई, लो और एक SCR। तो हाई लगेगा 15 पे, लो लगेगा 16 नंबर पे और शील्ड वायर जो होगी वो 17 नंबर पे लग जाएगी। इसी तरह हमारे पास है मैग्नेटिक पिकअप। मैग्नेटिक पिकअप जो है वो इंजन की स्पीड को मेजर करता है और ये फ्लाईव्हील के ऊपर लगा होता है हर इंजन में। तो वहाँ से आप एक शील्ड वायर लेंगे जिसके अंदर 2 पेयर होंगे और एक शील्ड वायर होगी। तो 2 वायर जो उसके होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वो आप 15 और 16 पे लगा देंगे और जो उसकी शील्ड वायर होगी उसको आप 17 नंबर पे लगा के अपने कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह आपके मैग्नेटिक पिकअप के कनेक्शन भी हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद अगर आपके पास कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप किसी और मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कोई एडिशनल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे RS485 का ये टर्मिनल, जहाँ पे A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और शील्ड केबल है। इसको इसी तरह यहाँ पे आप लगा देंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे पावर सप्लाई, फ्यूल, क्रैंक, चार्जिंग, इनपुट, एनालॉग इनपुट्स, ECU, मैग्नेटिक पिकअप और RS485 कम्युनिकेशन की। तो अब मज़ीद देख लेते हैं कि बाकी क्या रहता है। बाकी हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आती हैं ऑक्सिलरी इनपुट्स। ऑक्सिलरी इनपुट्स का मतलब है यहाँ पे हमारे के डिजिटल इनपुट्स। ठीक है, डिजिटल इनपुट्स में हमारे क्या क्या आते हैं? इमरजेंसी स्टॉप, ऑयल प्रेशर स्विच और वाटर टेम्परेचर स्विच। इससे पहले हमने जो बात की वो थे हमारे ऑक्सिलरी सेंसर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्विचेस की। सेंसर्स जो हैं हमें रीडिंग बताते हैं इंजन पे कि इस वक्त ऑयल की रीडिंग कितनी चल रही है, कितना ऑयल प्रेशर है, टेम्परेचर बताते हैं कि इंजन पे कितना टेम्परेचर है। जबकि स्विच जो है इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ प्रोटेक्शन हमें शट डाउन करके देंगे इंजन को। तो ये चीज़ आप जहन में रख लें कि स्विच और सेंसर में ये बुनियादी फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि हर स्विच के आगे उन्होंने ऑक्सिलरी इनपुट 2 और 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं वायरिंग और उसको प्रोग्राम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और 24 नंबर पे आप इसके नेगेटिव लगाएंगे जो इंजन का ग्राउंड होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 25, 26, 27 और 28 की। यहाँ पे लिखा हुआ है जेंस AC वोल्टेज। तो इसका मतलब फुल फॉर्म होता है जनरेटर AC वोल्टेज, कि जो जनरेटर आप जिस जनरेटर पे ये कंट्रोलर लगा हुआ है उसके जो कंट्रोल वोल्टेज जो सेंस कर रहा है अल्टरनेटर से वो हम यहाँ पे लगा देंगे। UVW और N2 पे हम लगाएंगे, जैसे कि RST होता है हमारे पास। तो R हमारा फेज जो होगा वो 25 नंबर पे, V पे जो है हमारा S लगेगा यानी येलो फेज जो होता है वो लगेगा, और ब्लू फेज जो है वो W पे लग जाएगा 26 और 27 पे, और 28 नंबर पे न्यूट्रल की वायर आके लग जाएगी। तो इस तरह हमारा जनरेटर जो है जनरेटर के वोल्टेज को सेंस करना शुरू हो जाएगा। अगर यही कंट्रोलर आप इसके साथ मेंस वोल्टेज को भी सेंस करवाना चाहते हैं, अगर आप ATS पैनल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास मेंस वोल्टेज भी होंगे साइड पे, तो आप इस AMF कंट्रोलर को एज अ मेंस फेलियर कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि मेंस पावर से 3 फेज लेने होंगे और न्यूट्रल लेना होगा। 3 फेजेस में आपका जो रेड फेज होगा वो 29 नंबर पे, येलो फेज 30 नंबर पे और 31 नंबर पे ब्लू फेज को लगा देंगे आप, और न्यूट्रल को आप 32 नंबर पे लगा देंगे। तो इस तरह आपके ये मेंस की जो सेंसिंग है, मेंस पावर अब आपका कंट्रोलर सेंस कर रहा है। अगर मेंस फेल होगी तो उस इवेंट में हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसी मेंस वापस आएगी तो जनरेटर स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे कंट्रोलर ने मेंस को सेंस कर लिया। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अब जो लास्ट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास है 33, 34, 35 और 36 नंबर, क्योंकि जब जनरेटर चल रहा है तो हमें उसकी ओवर करंट की प्रोटेक्शन भी चाहिए कि हमारा जनरेटर ओवरलोड होके बंद ना हो जाए। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए भी हम जनरेटर के करंट को मॉनिटर करते हैं वाया करंट ट्रांसफार्मर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में CT कहते हैं। तो CT के कनेक्शन करेंगे हम यहाँ पे ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है IA, IB, IC और I कॉमन। I का मतलब होता है करंट, A का मतलब है कि फेज़ A का करंट, B का मतलब है फेज़ B का करंट, और C का मतलब है फेज़ C का करंट, और कॉमन I कॉमन का मतलब है कि इन तीनों का जो कॉमन होगा वो वायर जो है यहाँ पे आके लग जाएगी। अब हमारी सिटी में होती है S1 और S2 के कनेक्शन। तो हर जो S1 होगा, रेड फेस का जो S1 होगा वो आके लगेगा 33 नंबर पे, 34 नंबर पे लगेगा दूसरी सिटी का जो येलो फेस पे लगी होगी उसका जो S1 होगा वो 34 पे लगेगा, और 35 नंबर पे आपका लगेगा
तीसरी सीटी जो आपकी ब्लू फेस पे लगी हुई है उसका S1, और इन तीनों के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उन सबको आप एक जगह कॉमन करके 36 नंबर पे लगा देंगे। तो इस तरह आपका जो करंट ट्रांसफार्मर की वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आज एक बहुत क्विक रिव्यू दिया है इस कंट्रोलर के ऊपर। मज़ीद इसके ऊपर वायरिंग डायग्राम पे भी बात करूंगा और उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहें पावर लर्निंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।